नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। 4 जनवरी से 10 जनवरी 2021 का रोजगार और निर्माण पेपर का जो लेटेस्ट अंक है, इसके माध्यम से हम देखेंगे सप्ताह भर की न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजनाओं की जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एमपी पुलिस में आरक्षक के पदों पर भर्ती खुली है। 4000 से ज़्यादा पद है। परीक्षा होगी 6 मार्च 2021 से शुरू। लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए 14 जनवरी 2021। 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा में 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा उत्तर अंकित करने के लिए। 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के। परीक्षा शहर की बात करें तो भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, सीधी, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, सतना, नीमच, छिंदवाड़ा, दमोह, बालाघाट और गुना, इन शहरों में परीक्षा होगी। आपके पास का शहर आप चयन कर सकते हैं। बात करें परीक्षा फीस की तो एक प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा फीस रहेगी 500 रुपये। 2 प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा फीस रहेगी 700 रुपये। यदि आपने इंजीनियरिंग की हो या फिर ITI की हो तो आप 2 प्रश्न पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 प्रश्न पत्र केवल उन लोगों के लिए रहेंगे जो कि रेडियो संवर्ग के लिए आवेदन करते हैं। आपको बता दें 2 तरह की वैकेंसी इसमें है, एक है रेडियो और दूसरा है अदर देन रेडियो। रेडियो वाली वैकेंसी में वे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ITI या फिर BE है। अन्य वैकेंसीज के लिए 10वीं पास सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों को जो अप्लाई करना है, एक प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए फीस है 500 रुपये। 100 रुपये विभागीय शुल्क, इस प्रकार फीस हो जाती है 600 रुपये। और 60 रुपये पोर्टल शुल्क यदि आप MP ऑनलाइन से अप्लाई करते हैं तो यह फीस हो जाती है 600 प्लस 60 रुपये यानी 660 रुपये। और अदर देन MP ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो आपको फीस देनी होगी 620 रुपये। यह फीस तो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए। SC ST OBC में आप आते हैं तो आपके लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए फीस रहेगी एक प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपये प्लस 50 रुपये विभागीय शुल्क, इस प्रकार से 300 रुपये। MP ऑनलाइन से आप भरते हैं तो 360 रुपये। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में भर्ती खुली है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट 2 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 1 पोस्ट है। यदि आप इसमें एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप घर बैठे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल का PDF फॉर्मेट, यानी वह सब कुछ जो कि आप एक बेस्ट कोचिंग क्लास से अपेक्षा रखते हैं। अनअकैडमी प्रेजेंट्स लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर CTET जनवरी 2021। क्लास स्टार्ट हो चुकी है 4 जनवरी से, सो लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन CTET जनवरी 2021 इंग्लिश मीडियम। यह क्लास स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी से। Use my referral code to unlock free live classes, tests and quizzes and get 10% off on plus subscription। हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान TET, जिसके माध्यम से फ्री लाइव क्लासेस आप अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। TET प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 महीने का 1200 रुपये में। 3 महीने में आपको फ़ायदा है 1000 रुपये महीना पड़ता है, 3000 रुपये 3 महीने के लिए। वही 6 महीने का सब्सक्रिप्शन का चार्ज है मात्र 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये। 12 महीने सब्सक्रिप्शन का चार्ज है 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये। वही 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन का चार्ज है 300 रुपये महीने के हिसाब से मात्र 7200 रुपये। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से आप अनअकैडमी पर जा सकते हैं और फ्री में टेस्ट के साथ ही डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। कोड जरूर याद रखें, बेस्ट ज्ञान TET। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में भर्ती खुली है। मैनेजर और सहायक मैनेजर की पोस्टें हैं। न्यूनतम वेतन है 73,000 रुपये।
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रारंभिक तिथि है 1 जनवरी 2021। लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी 2021। परीक्षा शुल्क 1200 रुपये है। SC ST OBC के लिए नहीं, केवल SC ST के लिए 900 रुपये रहेगा। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं www.apexbank.in पर जाकर के। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू हुई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया में, याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। एक प्रश्न सीधा सा यह भी बन सकता है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू की गई है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है, जो कि उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के संचालक श्री विसेंट रईन ने बताया कि नए जोन और हवाई सफारी के अलावा अन्य पर्यटन गतिविधियों को नए वर्ष में चालू करने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पर मचान अनुभव, कैंपिंग साइट, बफर में रात्रि विश्राम, नेचर ट्रेल, आदिवासी म्यूजियम जैसी गतिविधियाँ भी शुरू करने की योजना है। महिला बाल विकास विभाग ग्वालियर संभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में 104 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 142 पद आंगनवाड़ी सहायिका और 15 पद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थायी और मानदेय आधारित होंगे। आप देख सकते हैं आपके ज़िले में भी यदि वैकेंसी हो, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिलों में यह वैकेंसीज खुली है। MPPSC ने यह शुद्धि पत्र जारी किया है मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल तथा मेडिकल ऑफिसर नॉन मेडिकल के रिक्त पदों के लिए। आयोग की वेबसाइट mppscdemo.in, mppsc.nic.in और mppsc.com पर यह विज्ञापन जारी किया गया था। 21 दिसंबर 2020 के अंक में भी जो रोजगार निर्माण का है प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर अधिवार्षिक आयु में संशोधन किया गया है 65 वर्ष। व्याख्याताओं की जगह मेडिकल ऑफिसर पढ़ा जाए। कार्यालय कलेक्टर बैतूल ने विज्ञापन जारी किया गया है सहायक प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की भर्ती के लिए। पद के लिए योग्यता है सहायक प्रोग्रामर के लिए NCA MSc कंप्यूटर साइंस से या फिर गणित सांख्यिकी इलेक्ट्रॉनिक्स विषय की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ PGDCA हो या फिर BE हो इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में CSC में। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए योग्यता है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंकों सहित स्नातक, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में प्रवीण हो, DCA या समकक्ष। भर्ती की भी वैकेंसी है, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना इसके लिए अनिवार्य है। सीलबंद निविदाएं इसके लिए आमंत्रित की गई है 5 जनवरी 2021 दोपहर 3 बजे तक। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2020 के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा समय सारणी आप यहाँ पर देख सकते हैं। PEB का शुल्क रहेगा 400 रुपये अनारक्षित के लिए और SC ST OBC के लिए 200 रुपये। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न खेल से संबंधित दिए हैं। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आंसर। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। इस वर्ष महिला बिग बैश लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? सिडनी थंडर्स ने। फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा प्रीमियर लीग में किस क्लब के लिए खेलते हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड। अमेरिका के रियान क्रूजर किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं? एथलेटिक्स। न्यूजीलैंड में किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? किस वर्ष जीता है भाई? वर्ष 2000 में। इस वर्ष बहरीन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीत ली है? यह जीती है लुइस हैमिल्टन ने। सबसे ज़्यादा बार बुंदेसलीगा का खिताब किस क्लब ने जीता है? बायर्न म्यूनिख ने। गोल्फर डेरेन क्लार्क किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? आयरलैंड का।
वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी थी? नाओमी ओसाका। सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह है संदीप पाटिल की आत्मकथा सैंडी स्टॉर्म। पूर्व फुटबॉलर गर्ड मुलर किस देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? जर्मनी का। इनमें से किसने वर्ष 2012 में फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती थी? सेबेस्टियन वेटल ने। ऑस्ट्रेलिया की शाइना जैक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। वर्ष 2002 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? बुसान, जो कि दक्षिण कोरिया में है। इनमें से किस क्रिकेटर की मृत्यु मैच के दौरान गेंद लगने से हुई थी? यह प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलिप ह्यूज। वर्ष 2019 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? हंगरी में। सीमा पुनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? यह प्रतिनिधित्व करती है चक्का फेंक का। इनमें से किस देश को टोक्यो ओलंपिक से प्रतिबंधित किया गया है? किस देश को किया गया है भाई? रूस को। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में इनमें से किस महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? विनेश फोगाट ने। डेनिस रॉल्टन किस देश के विख्यात टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं? अमेरिका के। रोजर फेडरर ने किस वर्ष फ्रेंच ओपन टाइटल जीता था? वर्ष 2009 में। एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच खेली जाने वाली एक क्रिकेट प्रतियोगिता है? तो यह खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हॉकी को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1908 में। इनमें से किस देश ने फुटबॉल में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में वर्ल्ड कप जीता है? जर्मनी ने। और वर्ष 2015 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? यह जीती थी मुंबई ने। वैसे रणजी ट्रॉफी जैसे जो गेम है 2015 का नहीं आएगा, 2019 में किसने जीती थी यह जरूर आ सकता है। तो यह 25 स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हमने फटाफट देखे। उपयोगी लगे जानकारी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। इनको आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। वैसे PDF आपको मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। मैं सेपरेट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें न्यूज़, करंट अफेयर्स और जीके देखना है और जॉब की जानकारी देखनी है। आत्मनिर्भर भारत योजना में पात्र संस्थाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाओं को अगले 3 वर्ष में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 25% अधिक फसल ऋण बांटा गया है। किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है सहकारी केंद्रीय बैंकों के माध्यम से। 2020-21 में 12,053 करोड़ रुपए का फसल ऋण किसानों को बांटा गया है। PM किसान योजना के 63,000 से अधिक हितग्राहियों को KCC जारी किया गया है। गत वर्ष की अपेक्षा 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक बांटा गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सागर जिले में पशु प्रजनन क्षेत्र का लोकार्पण किया गया। पशुपालन, सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल के द्वारा। मंत्रियों के नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ना एक मंत्री का नाम व्यापम की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, सभी के नाम याद रखिएगा। महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम क्रियान्वित। मध्य प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकने और उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनज़र कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है? सेफ सिटी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसी घटनाओं की निंदा करते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। सेफ सिटी कार्यक्रम 6 शहरों में चल रहा है: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। महिला बाल विकास विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। सेफ सिटी कार्यक्रम का लक्ष्य, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित रूप से विकसित करना है। बहुआयामी कार्यक्रम है, इसमें विभिन्न शासकीय विभाग संलग्न रहेंगे, साथ ही में NGO भी रहेंगे। वर्ष 2021-22 थीम है सेफ सिटी कार्यक्रम की लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना।
इस वर्ष सर्वप्रथम छेड़छाड़ उन्मूलन पर वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपार्जन नीति में प्रावधानों से किसानों को होगी और अधिक सहूलियत। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि उपार्जन नीति में नए प्रावधानों से किसानों को सहूलियत होगी, बिचौलियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। किसान की उपज में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रत्याशित वृद्धि मिलने पर एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा कि किन कारणों से अचानक वृद्धि हुई है। उसके बाद उसकी उपज निर्धारित मूल्य पर क्रय की जा सकेगी, जिससे अन्य राज्यों की फसल गलत तरीके से बिचौलिए किसान के नाम पर प्रदेश में निर्धारित मूल्य पर नहीं बेच सके। उन्होंने बताया कि अभी तक उपार्जन का काम केवल सहकारी समिति और एनआरएलएम के समूह किया करते थे, परंतु अब नए प्रावधानों में एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका दायित्व सौंपा जाएगा, जिससे उपार्जन कार्यों में बढ़ती भारी भीड़ एवं देरी को कम किया जा सके। अब देखेंगे पिछले सप्ताह की तारीख वाइज सिलसिलेवार खबरें। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होगा एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निर्णय लिया है। यह कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होगा। केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे ने बताया कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट शैक्षणिक सत्र 2021-22 में लागू होने की उम्मीद है। इस टेस्ट का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा। वर्ष में 2 बार आयोजित होगा। कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें सामान्य योग्यता के साथ साथ विषय विशिष्ट सवाल पूछे जाएंगे। मध्य अफ्रीकी देश कांगो में एक नाव दुर्घटना में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए जापान सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए सभी विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। 31 जनवरी 2021 तक यह प्रभावी रहेगा। वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट, इन सभी की वैधता अब बढ़ गई है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तीन बार मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता फिलहाल बढ़ाई जा चुकी है। केंद्र सरकार दिव्यांगजन के कल्याण के लिए दिव्यांग और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रही है। यह दिव्यांग और पुनर्वास विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के लिए अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। विधेयक इस संबंध में 2021 का मसौदा तैयार किया गया है। इस विश्वविद्यालय में स्नातक से लेकर रिसर्च तक के कोर्स उपलब्ध रहेंगे। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तेहरान के उत्तरी इलाके में भूस्खलन और हिमपात के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। नए कोरोना स्ट्रेन के खिलाफ कारगर हो सकती है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। ब्रिटेन की दवा निर्माता कंपनी है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन नए कोरोना स्ट्रेन के खिलाफ कारगर हो सकती है। एस्ट्राजेनेका के सीईओ पास्कल सोरियोट ने कहा कि यह वैक्सीन 100% सुरक्षित है। पास्कल ने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की तरह 95% सुरक्षित है, लेकिन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। भारत में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड नाम से तैयार किया जा रहा है। यह वैक्सीन भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस राहत एवं खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लगभग $2.3 ट्रिलियन के इस राहत पैकेज से कोरोना प्रभावितों को सरकारी सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस पैकेज में अमेरिकी लोगों को $600 प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है। हालांकि अमेरिकी नागरिकों ने इस पैकेज को नाकाफी बताया है और इसका विरोध किया है। यह मत कहिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो जो बिडेन है। जो बिडेन निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने पदभार अभी तक ग्रहण नहीं किया है। भारत ने लॉन्च की न्यूमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने न्यूमोनिया का पहला स्वदेशी टीका निमोसिल लॉन्च किया। टीके का नाम याद रखना है, निमोसिल। इसका पूरा नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट यानी पीसीवी। इस वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि यह टीका आत्मनिर्भर भारत के प्रयास में सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि भारत अभी तक निमोनिया के टीके के लिए
विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत में निमोनिया से निपटने के लिए स्वदेशी टीका उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि विश्व में प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के होते हैं निमोनिया के कारण काल का ग्रास बन जाते हैं। रूस का एक जहाज नोवाया जेमलिया द्वीप समूह के पास समुद्र में डूब गया। रूस के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 19 लोग इसमें सवार थे। 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, वहीं 17 लोग लापता हैं। ब्रिटेन और फ्रांस में तबाही मचाने वाला चक्रवाती तूफान बेला अब ग्रीस पहुंच गया है। तूफानों के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिए। बेला तूफान ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अब ग्रीस पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण ब्रिटेन और फ्रांस में हजारों घर डूब गए, वहीं 20,000 से ज़्यादा घरों की बिजली आपूर्ति ठप हुई, कई उड़ानें रद्द हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीस में तूफान का असर थोड़ा कम होगा। लेह में शुरू हुआ देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र। मौसम विभाग ने लेह में देश का सबसे ऊंचा मौसम निगरानी केंद्र शुरू किया है। यह मौसम केंद्र 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह केंद्र कारगिल, द्रास और लद्दाख के विभिन्न इलाकों में मौसम पर निगाह रखेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया। केंद्र सरकार कार में आगे की सीट पर बैठने वाले यात्री की सुरक्षा के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर सकती है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। 1 अप्रैल 2021 से इसे लागू करने की तैयारी है। भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में स्काईरास युद्धाभ्यास में अपनी महारत दिखाएगी। याद रखिए, अभ्यास का नाम क्या है? स्काईरास। यह युद्धाभ्यास कहाँ पर होगा? जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान की राज्यपाल कौन है? कमेंट करके बताइएगा। इस युद्धाभ्यास में भारत और फ्रांस के रफाल तथा सुखाई लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच नियमित अंतराल में होने वाले युद्धाभ्यास गरुड़ से अलग होगा। याद रखिए, गरुड़ किन के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसैनिक पायलटों की रफाल लड़ाकू विमान उड़ाने की क्षमता का भी प्रदर्शन होगा। किस युद्धाभ्यास में? स्काईरास। डीआरडीओ ने हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया 31 दिसंबर को। इस कंटेनर का नाम है सहायक एनजी। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयरड्रॉप कंटेनर है। जीपीएस प्रणाली से लैस है। 50 किलोग्राम तक का सामान गिराया जा सकता है इसमें। यह परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अपनी परिचालन रसद क्षमता को बढ़ाने और जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग स्टोर प्रदान करने के लिए किया गया है। यह गोवा के तट पर IL-38HD विमान से गिराया गया। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले लास्ट डेट थी 31 दिसंबर। 15 दिन की वृद्धि की गई है। अब 15 फरवरी 2021 तक और बढ़ा दी गई है कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा। आयकर विभाग ने बताया कि 2019-20 वित्त वर्ष के लिए 29 दिसंबर 2020 तक 4,54,00,000 करदाता ITR दाखिल कर चुके हैं। यूक्रेन के यात्री विमान को मिसाइल से मार गिराने वाली घटना के लिए ईरान पीड़ित परिवारों को मुआवजा देगा $1.5 लाख यानी कि लगभग 1 करोड़ भारतीय रुपए। इस घटना में 176 यात्रियों की मौत हो गई थी। ईरान की कैबिनेट ने मुआवजे की रकम जारी करने की मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी CBSE की बोर्ड परीक्षाएं मई और जून में आयोजित होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी, 10 जून तक चलेगी। प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम 1 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी हो गया है। उल्लेखनीय है कि विशेष परिस्थितियों में कोरोना के कारण इस बार CBSE ने 10वीं और 12वीं का सिलेबस 30% कम किया है। ये परीक्षाएं रिवाइज्ड सिलेबस के आधार पर ही होगी। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख 15 फरवरी तक 2021 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा 1 जनवरी को समाप्त हो गई थी।
तो अभी 15 फरवरी तक नकद के माध्यम से भी टोल भुगतान किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद से नए 4 पहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया था। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ई टिकटिंग वेबसाइट और IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप को अपडेट किया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्नत ई टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अब तेजी से इससे टिकट बुक होगा। दावा है कि तत्काल बुकिंग के समय हैंग नहीं होगी वेबसाइट। इसमें प्रत्येक मिनट 10,000 टिकट बुक होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा गया है इस वेबसाइट को। नगरीय निकाय निर्वाचन 20 फरवरी और पंचायत निर्वाचन फरवरी 2021 के बाद होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकायों के माह दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी को छोड़कर 20 फरवरी 2021 के बाद आयोजित किए जाएंगे। साथियों, वीडियो बड़ा ज़रूर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें इसमें है, इसलिए हमें सारी की सारी कवर करनी पड़ रही है। और पूरे सप्ताह की है, एक दिन की तो है नहीं, तो टाइम लगना लाजमी है। भारत वियतनाम दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास हुआ। कोरोना वायरस नए स्ट्रेन से दहशत में है यूरोपीय देश। WHO के अनुसार तकरीबन 8 देश इसकी चपेट में है, स्ट्रेन की चपेट में। नए स्ट्रेन का नाम दिया गया है वोक 2020-1201। वर्तमान सुरक्षात्मक उपाय जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोर सपोर्ट बबल्स में रहना इसमें भी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला था, जो कि पुराने वायरस के मुकाबले 70% तेज़ी से फैल रहा है। इसके बाद से पूरे यूरोप ने खुद को ब्रिटेन से अलग थलग कर लिया है और अपनी सेवाएं विमान से निलंबित कर दी है। नाइजीरिया में बोको हराम हमलावरों ने 10 की हत्या कर दी। इसराइल के फाइटर जेट ने सीरिया पर मिसाइलें दागी। इसराइल के फाइटर जेट ने लेबनान से सीरिया पर मिसाइलें दागी है। सीरिया के आधिकारिक समाचार एजेंसी ने पुष्टि करते हुए कहा कि मध्य सीरिया स्थित मशरफ शहर में धमाकों की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी गई। क्रोएशिया में भूकंप से तबाही मची, 5 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो देश को समर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर यह उद्घाटन हुआ है। ज्ञात रहे कि ट्रेन का चलना, रुकना, स्पीड पकड़ना, ब्रेक, डोर ऑपरेशन और इमरजेंसी कंट्रोल पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगे। ट्रेन के अगले हिस्से में लगा कैमरा मेट्रो ट्रेन के आगे की पूरी तस्वीर लाइव कंट्रोल रूम में दिखाएगा। वही ट्रेन के अंदर लगे CCTV कैमरे की लाइव स्ट्रीमिंग कंट्रोल रूम में होगी। भारतीय वायुसेना के ई-गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा पूरी तरह से कागज रहित होगा अब ई-ऑफिस। अमेरिका कोरोना वैक्सीन नहीं देगा तो सैन्य समझौता होगा रद्द, यह बात कही है फिलीपींस ने। फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, रोड्रिगो दुतेर्ते। अमेरिका को धमकी दे रहा है। इसने कहा है कि वैक्सीन नहीं मिलती तो वह सैन्य समझौते को रद्द कर देगा जो कि अमेरिका के साथ है। अमेरिका ने कहा अल साल्वाडोर की सैन्य मदद राशि में होगी कटौती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अल साल्वाडोर के अलावा ग्वाटेमाला और होंडुरास की सैन्य मदद राशि में भी कटौती की जाएगी। 2021 के वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी भूमिका को मजबूत करेगा भारत। प्रधानमंत्री ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स राजकोट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि एम्स राजकोट स्वास्थ्य ढांचे तथा चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देगा और गुजरात में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री मोदी ने कहा कि बीते 6 वर्षों में 10 नए एम्स बनाने का काम शुरू हो चुका है और कई का उद्घाटन हो चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सुदूर क्षेत्रों में लगभग 15 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है और उनमें से लगभग 50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें से लगभग 5,000 अकेले गुजरात में ही है। उन्होंने कहा कि 7,000 जन औषधि केंद्रों के द्वारा लगभग 3.5 लाख गरीब रोगियों को कम कीमत पर दवाएं प्रदान की गई हैं। आइए अब नज़र डालते हैं इस सप्ताह के खेल घटनाक्रम पर। 4 जनवरी से 10 जनवरी 2021 के लेटेस्ट अंक के माध्यम से हम चर्चा करेंगे रोजगार और निर्माण का जो लेटेस्ट अंक है। अर्जेंटीना में 8 मैच खेलेगी भारतीय महिला हॉकी टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक की तैयारी की शुरुआत अर्जेंटीना दौरे से करेगी। भारतीय हॉकी टीम कोरोना के कारण लगभग 1 वर्ष बाद मैदान पर वापसी कर रही है। 8 मैच खेलेगी। पहला मैच होगा 17 जनवरी 2021 को। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। इन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए अब ज़्यादा समय नहीं है। अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलकर अपनी तैयारी पुख्ता करने का यह बढ़िया अवसर है। आईसीसी अवार्ड में विराट कोहली बने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को सम्मानित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 2 बड़े सम्मान अपने नाम किए। वही महिला वर्ग में एलिस पेरी पूरी तरह छाई रही। कोहली का किस प्रकार दबदबा रहा इसकी हम बात करें। आईसीसी ने विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर तथा दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना। विराट ने पिछले दशक में 20,396 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। इनमें 66 शतक और 94 अर्धशतक शामिल है। कोहली ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है। कोहली पिछले दशक वर्ष 2011 से 20 में 10,000 रन से ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। कोहली ने वनडे में 12,040 रन बनाए, इनमें 43 शतक शामिल है। धोनी को मिला खेल भावना अवार्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी का दशक का खेल भावना अवार्ड हासिल किया। धोनी ने वर्ष 2011 में इंग्लैंड दौरे पर ट्रेंट ब्रिज टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को विवादित रन आउट होने के बावजूद वापस बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। धोनी के इस निर्णय की विश्व क्रिकेट ने प्रशंसा की थी। आईसीसी ने इसे सबसे बड़ी खेल भावना करार दिया है। एलिस पेरी का क्लीन स्वीप। आईसीसी अवार्ड में महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिस पेरी का जलवा रहा। पेरी ने महिला वर्ग के तीनों अवार्ड दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और दशक की सर्वश्रेष्ठ 2020 क्रिकेटर का अवार्ड अपने नाम किया। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर। आईसीसी ने कहा कि एलिस पेरी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान पेरी 4 बार 2020 विश्व कप तथा वर्ष 2013 में वनडे विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की सदस्य भी रही हैं। स्मिथ और राशिद को भी मिले अवार्ड। आईसीसी अवार्ड में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर तथा अफगानिस्तान के राशिद खान को दशक का सर्वश्रेष्ठ 2020 क्रिकेटर सम्मान से नवाजा। स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर की दौड़ में विराट कोहली, जो रूट और केन विलियमसन को पीछे छोड़ा। स्मिथ ने पिछले दशक में 7,040 टेस्ट रन बनाए हैं। वहीं राशिद खान ने पिछले दशक में दुनिया की तमाम T20 लीगों में खेला है और शानदार प्रदर्शन किया है। एटलेटिको मैड्रिड ने कोस्टा का अनुबंध किया रद्द। स्पेन के फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने स्पेन के स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया है। कोस्टा का एटलेटिको मैड्रिड के साथ अनुबंध जून 2021 में समाप्त होने वाला था, लेकिन कोस्टा इससे पहले ही क्लब छोड़ना चाहते थे। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन का हाल ही में निधन हो गया। 75 वर्ष के थे। इस कठिन समय में विश्व क्रिकेट जैकमैन के परिवार के साथ है। वर्ष 1974 में भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले जैकमैन ने 15 वनडे मैचों में 19 तथा 4 टेस्ट मैचों में 14 विकेट लिए थे। जैकमैन ने वर्ष 1966 से 82 के बीच 399 प्रथम श्रेणी मैचों में 1402 विकेट लिए तथा 17 अर्धशतकों के साथ 5,681 रन भी बनाए हैं। भारत ने 8 विकेट से जीत लिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच में
करारी हार के बाद भारतीय टीम ने शानदार पलटवार कर सीरीज में बराबरी हासिल की। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की। भारतीय गेंदबाजों ने 38 रन पर 3 विकेट झटककर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी में 195 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे की शतक, 112 रन और रविंद्र जडेजा के अर्धशतक 57 रन की बदौलत पहली पारी में 326 रन बनाने तथा 131 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी भारत ने। ग्लोब सॉकर अवार्ड, रोनाल्डो बने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से नवाजा गया है। रोनाल्डो को यह पुरस्कार वर्ष 2001 से 2020 तक क्लब तथा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की रेस में रोनाल्डो ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा। रोनाल्डो का इस साल का दूसरा बड़ा पुरस्कार है। इससे पहले उनको गोल्डन फुट अवार्ड दिया गया था। पुरस्कार हासिल करने के बाद रोनाल्डो ने कहा कि मैं फुटबॉल में 20 वर्ष के प्रोफेशनल करियर में इस तरह का आनंद लूँगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। लेवांडोव्स्की बने प्लेयर ऑफ द ईयर। ग्लोब सॉकर अवार्ड में पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। लेवांडोव्स्की ने पिछले सत्र में 47 मैचों में 55 गोल किए थे। उन्होंने वर्ष 2019 में बायर्न म्यूनिख को यूएफए चैंपियंस लीग जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। हंगरी और पोलैंड में प्रशिक्षण लेगी विनेश। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट हंगरी और पोलैंड में 40 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेगी। विनेश इन शिविरों में अपने भार वर्ग में यूरोपीय पहलवानों के साथ अभ्यास करेगी। उल्लेखनीय कि विनेश पहली ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वे ओलंपिक में महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में पदक की दावेदार मानी जा रही है। बीसीसीआई ने आईपीएल में 10 टीमों को दी मंजूरी। इससे क्या होगा, बीसीसीआई का राजस्व बढ़ेगा। 2022 के लिए यह मंजूरी दी है जो आईपीएल होगा उसमें। नई टीमों के लिए अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे शहर दावेदार माने जा रहे हैं। जनवरी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद सभी घरेलू टूर्नामेंट आयोजित कराए जाएंगे। बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। बीसीसीआई ने अंपायर्स, मैच रेफरी और स्कोरर्स की रिटायरमेंट उम्र 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष की है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूर्व हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी माइकल किंडो का हाल ही में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। 1975 में हॉकी विश्व कप तथा 72 में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। किंडो को सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1972 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो याद रखिए, अर्जुन अवार्ड भारत सरकार देती है खेल के क्षेत्र में, वही एकलव्य अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार देती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे फेडरर। स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। फेडरर अपने दाएं घुटने की सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हैं। फेडरर घुटने की चोट के कारण जनवरी 2021 में टेनिस कोर्ट से दूर है। फेडरर के एजेंट ने जानकारी दी है। बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम पर लगा 2 वर्ष का प्रतिबंध। भारत के बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। सतनाम सिंह नवंबर 2019 में डोप टेस्ट में विफल पाए गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। नाडा की ओर से लगाया गया प्रतिबंध 19 नवंबर 2019 से 18 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय कि सतनाम सिंह अमेरिका की लोकप्रिय बास्केटबॉल लीग NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। यह था दोस्तों रोजगार और निर्माण पेपर का संपूर्ण रिव्यू का पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट और सेकंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रिवाइज करने के लिए आपको PDF की ज़रूरत पड़े तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आप जो पेपर दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, वह भी आप आसानी से लगा सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उपयोगी जानकारी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रश्न या सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दें
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।